स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस वीडियो में। अर्थशास्त्र का पेपर है 24 तारीख को। हूबहू ऐसे ही पेपर आपको देखने को मिलेगा और क्वेश्चन यहां से 100% आपके पेपर में जरूर आएंगे। अगर आप इसे पूरा अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। सबसे पहले पेपर में आप यहां पे अपना रोल नंबर लिखेंगे और यहां पे अपना नाम लिख देंगे। यहां पे आपका जो प्रश्न पत्र कोड है वो दिया रहता है, यहां पे सब्जेक्ट कोड रहता है। इसके बाद जो है यहां पे आप नीचे आएंगे तो आपको यहां पे सभी प्रश्न अनिवार्य है ये लिखा दिखाई देगा। सारे क्वेश्चन करके आने हैं, एक क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। इसके बाद यहाँ पे जो है 1 से लेकर 10 तक आपके जो है बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। 11 से लेकर 18 तक अति लघु प्रश्न होगा जिसका उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना होगा। 19 से लेकर 24 तक लघु उत्तरीय प्रश्न होगा जिसका उत्तर जो है आपको 150 शब्दों में देना होगा। और जो 25 से 27 आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो लगभग 300 शब्दों में आपको लिखना होगा। आइए शुरुआत करते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन से। तो पहले आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब। यानी इसमें जो सत्य है वो आपको बताना है तो इसमें क्या होगा। कुल उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, कुल उपयोगिता घट जाती है, कुल उपयोगिता शून्य हो जाती है या कुल उपयोगिता बढ़ती है परंतु धीमी गति से। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कुल उपयोगिता जो है ये घटती है, बी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सत्य है कुल परिवर्तन लागत बराबर होती है। तो कुल परिवर्तन लागत बराबर होती है औसत परिवर्तन लागत गुणे मात्रा, यही आपका पहला वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन और उपभोग संबंधी निर्णय लिए जाते हैं मात्र केंद्रीय सरकार द्वारा, मात्र राज्य सरकार द्वारा, केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के द्वारा। तो तीसरे का राइट आंसर इसमें होगा जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है ये सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के द्वारा जो है निर्णय लिए जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है, यदि अन्य बातें स्थिर रहें तो मुद्रा पूर्ति में वृद्धि मूल्य स्थिर में वृद्धि कर देती है। उपरोक्त कथन संबंधित है तो यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा आदर्शक अर्थशास्त्र से, धनात्मक अर्थशास्त्र से, व्यष्टि अर्थशास्त्र से, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका जो दूसरा वाला है बी वाला आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वें की बात करते हैं। 5वां है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होती है, औसत आगम बराबर सीमांत आगम, यही इसमें पहला वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। छठवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सत्य है निवल निवेश बराबर होता है। तो निवल निवेश बराबर किसके होता है, सकल निवेश माइनस लागत के, सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास के, सकल निवेश माइनस सीमांत निवेश के, सकल निवेश माइनस शुद्ध लाभ के। तो छठवें का इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास के। अगला है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है पूछा गया है। भारत की स्वतंत्रता के समय 1947 में एक भारतीय रुपया बराबर होता था। एक भारतीय रुपया बराबर होता 4 चवन्नी 2 अठन्नी 64 पैसे या फिर 100 पैसे। तो यहाँ पे 100 पैसे जो है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8वां है, कह रहा है कि एक बंद अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय का तादाद में प्रस्तुत करता है। यहाँ पे ये फार्मूला दिया गया है, इसमें आपका राइट आंसर ये वाला जो है ए वाला इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9वां, निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन की पूंजी खाते का अवयव नहीं है। तो विदेशी ऋण, विदेशी निवेश, विदेशी प्रेषण या फिर विदेशी सहायता। तो 9वें का राइट आंसर इसमें आपका विदेशी प्रेषण हो जाएगा। ठीक है, सी वाला इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे न्यूमेरिकल है, देखेंगे यदि किसी देश की राष्ट्रीय आय 100 करोड़ से बढ़ती है और राष्ट्रीय उपभोग 80 करोड़ से बढ़ता है तो बचत की सीमांत प्रवृत्ति क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला आपको ध्यान रखना है MPC प्लस MPS बराबर 1, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक काम और करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे जो है ये राष्ट्रीय आय है तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो आपके आय में परिवर्तन हुआ है, ठीक है, और उपभोग में परिवर्तन हुआ है तो यहाँ पे जो है MPC आपको निकालना पड़ेगा। MPC तो यहाँ पे डेल्टा C हो जाएगा और डेल्टा Y हो जाएगा, यानी आपका कितना उपभोग है और कितना राष्ट्रीय आय है। तो यहाँ पे डेल्टा C कितना है, 80 है।
ठीक है। डेल्टा वाई कितना है, 100 है, तो यहाँ पे 100 लिख दीजिए इस प्रकार से। 0 0 कट जाएगा, इसको जब भाग देंगे तो 0.8 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 0.8 आ जाएगा। 0.8 यहाँ पे दिया गया है, लेकिन आपसे पूछा गया है बचत की सीमांत प्रवृत्ति। यहाँ पे आपने MPC निकाला है, आपको निकालना क्या है, MPS निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फार्मूला वही जो पिछला मैंने भी बताया था, MPC प्लस MPS हो जाएगा बराबर 1 होता है। तो MPS हमको निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1, ये 1 वहीं रहेगा, ये उधर जाएगा, ठीक है, ये जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे MPC हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे MPC हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमारे पास MPC है तो 1 माइनस 0.8 आया था, ठीक है, यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे। तो अब यहाँ पे 0 पॉइंट इसको घटाएंगे, तो जो घटाएंगे तो 0.2 आपके पास यहाँ पे आएगा। तो 0.2 जो है यहाँ पे आपका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको हल किया जाता है। आगे यहाँ पे आ जाते हैं, अब यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न की। अति लघुत्तरीय जवाब प्रश्न लिखेंगे तो 3 अंक आपको यहाँ से मिलते हैं, एक प्रश्न के लिए 3 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि तटस्था वक्र उच्च स्तरीय संतुष्टि को प्रदर्शित करता है, इसकी व्याख्या कीजिए। ऐसे ही सामान्य वस्तु और निम्न स्तरीय वस्तु में भेद कीजिए, इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन का जो पैटर्न है उस प्रकार से आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूछा गया है। आइए बात करते हैं उत्तर का, कैसे आप यहाँ पे लिखेंगे। तो ये प्रश्न हो गया कि तटस्था वक्र उच्च संतुष्टि को प्रदर्शित करता है, इसकी व्याख्या करिए। तो पहले आप यहाँ पे तटस्था वक्र के बारे में यहाँ पे 2 लाइन लिखेंगे। इंडिफरेंस कर्व के बारे में लिखेंगे, तटस्था वक्र 2 वस्तुओं के संयोजन को दर्शाता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि या संतोष मिलता है। जो तटस्था वक्र मूल बिंदु से अधिक दूर ऊंचा होता है वह अधिक मात्रा में वस्तुओं को दर्शाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ग्राफ की तरह समझ सकते हैं, यहाँ पे एक बजट लाइन होती है, ठीक है, बजट लाइन होती है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे कुछ प्रकार से ग्राफ ऐसे जाता है, ये बोलते हैं इसको IC, यानी ये इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है, ये इंडिफरेंस कर्व है, ये 1, ये 2, ये 3, इस प्रकार से। यहाँ पे जहाँ एक दूसरे को काटते हैं ये E पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे संतुष्टि को दर्शाता है, ठीक है, Y हो जाएगा, ये अक्ष हो जाएगा। यहाँ वस्तु आप 1 लिख सकते हैं, इस प्रकार से डायग्राम, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में डायग्राम इस प्रकार से आप जब तक ग्राफ नहीं बनाएंगे तब तक आपका कुछ काम होगा नहीं। ये एक प्रकार से पूरा मैथमेटिकल होता है, पूरा नंबर आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जो ये वाला पॉइंट है, ये उच्च स्तरीय संतुष्ट को प्रदर्शित करता है। यही छोटा सा बना के डायग्राम बना सकते हैं, बढ़िया पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे इसमें 2 लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो है अतः उच्च तटस्था वक्र उपभोक्ता के लिए अधिक और उच्च स्तरीय संतुष्टि प्रदान करता है या प्रदर्शित करता है, ठीक है। आगे इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि सामान्य वस्तु बनाम निम्न स्तरीय वस्तु के बारे में आपको लिखना है। तो सामान्य वस्तु क्या होती है, देखिए सामान्य वस्तु यहाँ हेडिंग डालेंगे, उसके बारे में लिखेंगे आय बढ़ने पर इनकी मांग भी बढ़ जाती है। अगर आय बढ़ती है तो मांग भी, डिमांड यानी बढ़ जाती है। जैसे बासमती चावल है, ब्रांडेड कपड़े हैं। कहने का मतलब ये है कि जब इंसान की नौकरी लग जाती है तो अच्छे अच्छे सामान खरीदना शुरू कर देता है, ठीक है, तो सामान्य वस्तु के अंतर्गत आते हैं। वहीं बात करें निम्न स्तरीय वस्तु में, तो जैसे देखिए निम्न स्तरीय जैसे गिफन वस्तु भी कहा जाता है। आय बढ़ने पर इनकी मांग में का जो है कमी हो जाती है, आय बढ़ने पर इनकी मांग में कमी हो जाती है क्योंकि उपभोक्ता अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु पर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से इसके बारे में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे उत्पादन के साधन उनके पारितोषिक जो है उसके बारे में बताना है। पारितोषिक का मतलब होता है कि जो उत्पादन साधन है उनसे मिलने वाले जो लाभ बेनिफिट हैं उसी को पारितोषिक कहा जाता है अर्थशास्त्र की भाषा में। तो यहाँ पे देखिए उत्पादन के मुख्यतः 4 साधन यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे उनसे मिलने वाला जो प्रतिफल है उसी को पारितोषिक कहा जाता है। जैसे भूमि है तो भूमि के बदले जो है क्या मिलता है, लगान मिलता है, जिसे रेंट या कर कह सकते हैं। जो श्रम है, श्रम के बदले क्या मिलती है, मजदूरी मिलती है, ठीक है। और जो पूंजी होती है, पूंजीपति को ब्याज मिलता है, और जो उद्यमी होते हैं उनको लाभ जो है प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये पॉइंट सिंपल है, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी इसके साधन है, उनको क्या प्रतिफल के रूप में मिलता है ये आपको इसमें बताना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि पूर्ति वक्र को प्रभावित करने वाले जो है 3 कारक बताइए। 3 नंबर का प्रश्न है, 3 कारक पूछा गया है। तो पूर्ति कारक जो है, पूर्ति वक्र के बारे में आपको बताना है। तकनीकी परिवर्तन पहला पॉइंट, बेहतर तकनीकी से उत्पादन लागत गिरती है और पूर्ति क्या होती है वो बढ़ती, यानी सप्लाई जो है बढ़ जाती है।
आगे इसमें है आगत। आगत का मतलब होता है यहाँ पे जो साधन है, आगत जो है इनपुट्स की जो कीमत यानी साधन जो है वो कच्चे माल के दाम बढ़ने पर लाभ कम होता है, जिससे पूर्ति क्या हो जाती है, घट जाती है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे सरकारी नीति यानी कर वगैरह जो सरकार की तरफ से लगाए जाते हैं। टैक्स बढ़ने पर भी उत्पादन महंगा होता है, जिससे पूर्ति जो वक्र है वो बाईं ओर खिसक जाती है। बाईं ओर क्या करती है, इस प्रकार से खिसक जाती है। ठीक है। 15वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जीडीपी और जीबीए में संबंध बताइए। तो आइए सिंपल भाषा में इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले इसका पूरा नाम जान लीजिए, थोड़ा आपको आसान हो जाएगा। यहाँ पे जीडीपी यहाँ पे होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, इसे हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। और जो जीबीए है इसका मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी इसे हिंदी में कहते हैं सकल मूल्य वर्धन। अब यहाँ पे छोटी सी परिभाषा आप यहाँ पे इसके बारे में लिखेंगे। जीबीए क्या होता है, सकल मूल्य वर्धित होता है, जिसमें यह उत्पादन के स्तर पर अर्थव्यवस्था की स्थिति को बताता है। ठीक है। इसमें सब्सिडी से जुड़ी होती है और ये टैक्स शामिल इसमें नहीं होते हैं। ये जीबीए हो गया। और जीडीपी की बात कर लेते हैं तो जीडीपी में सकल घरेलू उत्पाद ये होता है, यह बाजार के स्तर पर कुल मूल्य बताता है, कितना कुल मूल्य हुआ है। और इसमें सरकार द्वारा जो टैक्स होता है, जीएसटी जैसे, ये सब जुड़े होते हैं। इसमें टैक्स नहीं जुड़ा होता, इसमें टैक्स जुड़ा होता है और सब्सिडी को घटा दिया जाता है। इसमें सब्सिडी जुड़ी होती है, इसमें सब्सिडी को घटा देते हैं। यही दोनों में अंतर देख लीजिए। एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण देख लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए यदि किसी कंपनी ने जो है बिस्कुट बनाया, ठीक है, वो 10 रुपया उसका मूल्य है, 10 रुपया मूल्य है, और सरकार ने क्या किया, उस पर 2 रुपया टैक्स लगा दिया, तो पूरा टोटल जीडीपी कितना हो जाएगा, 12 रुपया हो जाएगा। यही आपका यहाँ पे जो 10 रुपये है ये जीबीए है और टोटल जो 12 रुपया है वो जीडीपी है। ठीक है। इस प्रकार से दोनों को समझ सकते हैं। फिर इसके बाद तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है प्रभावी मांग। इफेक्टिव डिमांड क्या होता है इसको समझना है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे प्रभावी मांग के बारे में। प्रभावी मांग वह बिंदु है जहाँ सामूहिक मांग यानी जो है डिमांड जो होती है वो सामूहिक पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। केन्स ने कहा है कि इस बिंदु पर अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार को संतुलित निर्धारित होता है। तो यहाँ पे प्रभावी मांग होता है जब सामूहिक मांग और जो है सामूहिक जो पूर्ति है वो दोनों दूसरे को बराबर हो जाते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो सप्लाई और जो मांग होते हैं वो बराबर हो जाते हैं। ठीक है। इसके उदाहरण में आप यहाँ पे समझ सकते हैं, यदि देश की कुल उत्पादन क्षमता मान लेते हैं 100 करोड़ है और लोग भी 100 करोड़ सामान खरीदना चाहते हैं, तो ये प्रभावी मांग बिंदु होगी। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए। आगे दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि राजस्व व्यय बनाम जो है पूंजी व्यय क्या होता है। तो राजस्व व्यय के बारे में पहले लिखेंगे। राजस्व व्यय मतलब खर्चा होता है और राजस्व नहीं जो कर जो आता है वो सब, तो यह सरकार के सामान्य कार्यों पर होता है। ठीक है। सरकार के द्वारा जो सामान्य कार्य होते हैं उस पर होता है। इसे ना तो संपत्ति बढ़ती है और ना ही देनदारी कम होती है। जैसे वेतन, पेंशन, छात्रवृत्ति, ये सब राजस्व यानी जो है सरकार जो है इस प्रकार से खर्चा करती है वेतन, पेंशन में, छात्रवृत्ति वगैरह में। वहीं बात करें पूंजी व्यय की, तो इसमें जो है इस खर्च से संपत्ति का निर्माण होता है और जो है कर जो है वो कम होता है। तो जो भी आपके पास पूंजी होगी अगर कहीं आप लगाते हैं तो आप उससे कमा भी सकते हैं। तो पूंजी व्यय आप अगर कहीं खर्चा करते तो उससे कुछ आपका कुछ न कुछ मिलेगा। ठीक है। उदाहरण के तौर पे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ पाएंगे यहाँ पे, जैसे स्कूल की बिल्डिंग बनाना है, स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिए आपने पूंजी लगा दिया। ठीक है। जबकि उसमें पढ़ाने वाले जो शिक्षक होंगे सैलरी देना वो राजस्व व्यय होगा। तो जो आपने बिल्डिंग में व्यय किया है, खर्चा किया है, उसके बाद तो पैसा आपको तो मिलेगा ही, लेकिन उसमें जो शिक्षकों को सैलरी देना है वहाँ तो खर्चा तो होगा ही, लेकिन एक तरफ से आएगा एक तरफ से जाएगा। तो इस प्रकार से राजस्व व्यय पूंजी व्यय में अंतर समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है विदेशी विनिमय की पूर्ति के कारक बताइए। विनिमय का मतलब होता है लेन देन करना, और लेन देन कहाँ हो रहा है, विदेश से हो रहा है। तो उसकी जो सप्लाई हो रही है उसके कौन कौन से कारक हैं जिससे विदेशी विनिमय की पूर्ति होती है यानी सप्लाई होती है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है निर्यात। निर्यात में लिखेंगे जब हम विदेशों को सामान बेचते हैं तो विदेशी मुद्रा देश में आती है। सिंपल पॉइंट है भाई, सिंपल सी बात यह है कि अगर विदेश को कोई सामान बेचा जाएगा तो वहाँ से विदेशी पैसा
आएगा। दूसरा है विदेशी निवेश। विदेशी निवेश का मतलब है कि विदेशी कंपनियों द्वारा देश में पैसा लगाने से भी पूर्ति बढ़ती है, यानी उसकी सप्लाई बढ़ती है। अगला है पर्यटन। विदेशी पर्यटक जो है भारत घूमने आते हैं, जैसे ताजमहल देखने आते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे पर्यटन स्थल जहाँ पे भारत के देखने के लिए आते हैं विदेशी, तो यहाँ से क्या होता है, मुद्रा आती है। तो इस प्रकार से विदेशी विनिमय की पूर्ति के लिए जो है मुद्रा की सप्लाई किस प्रकार से होती है वो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख सकते हैं कि यदि अमेरिका भारत से सॉफ्टवेयर खरीदता है तो भारत में डॉलर की पूर्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब दोस्तों बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न की। लघु उत्तरीय प्रश्न जब आप लिखेंगे तो 6 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को आपको मिलेगा, जैसे कि तटस्था वक्र में प्रतिस्थापन के ह्रासमान सीमांत दर के नियम की चित्र सहित व्याख्या कीजिए। चित्र भी बनाना है, 6 अंक आपको पूरा तब मिलेगा। इसके बाद ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को, औसत आगम, सीमांत आगम, कुल आगम, इसकी व्याख्या करनी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आइए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तटस्था वक्र प्रतिस्थापन के ह्रासमान घटती हुई, इसका मतलब होता है सीमांत दर का नियम, इसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे प्रतिस्थापन की ह्रासमान सीमांत दर, एमआरएस इसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो लिखेंगे एमआरएस वह दर है जिस पर एक उपभोक्ता किसी वस्तु, कोई भी वस्तु, जैसे सेब मान लिया गया है यहाँ पे, जैसे सेब की अतिरिक्त इकाई पाने के लिए दूसरी वस्तु जैसे संतरा मान लेते हैं कि कुछ मात्रा त्यागने को तैयार होता है, ताकि उसे उसकी संतुष्टि जो है स्तर समान बना रहे। इसके बाद यहाँ पे आप ह्रासमान होने का अर्थ लिखेंगे, जैसे जैसे उपभोक्ता के पास पहली वस्तु यानी सेब की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसके लिए दूसरी वस्तु यानी संतरा कम मात्रा छोड़ने को तैयार हो जाता है। इसी को ह्रासमान सीमांत दर का नियम कहा जाता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा आप डायग्राम बनाएंगे, इसके बाद जो है आप उसको पूरा का पूरा आंसर कंप्लीट तब करेंगे। यहाँ पे डायग्राम बनाने के लिए छोटा सा डायग्राम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे छोटा सा आप एक डायग्राम में 4 भाग इसमें बांटेंगे, ठीक है, 4 भाग में इसको बांटेंगे। और यहाँ पे जो है आप लिखेंगे ऊपर, यहाँ पे A B C D हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे X अक्ष वस्तु हो जाएगा, यहाँ पे Y अक्ष का वस्तु हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे आप AMRS लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लो कि X अक्ष पे क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे आपने 10 लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे आप मान लीजिए 6 लिख दिया, 7 लिख देते हैं मान लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे मान लीजिए 5 लिख दिया आपने, फिर इसके बाद जो यहाँ पे मान लीजिए आपने 4 लिख दिया, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे ये दोनों पॉइंट में यहाँ पे जो एक्स अक्ष है ये बढ़ रहा है, ठीक है, और जो वाई अक्ष है यहाँ पे ये घट रहा है। अब इन दोनों का जो अनुपात है वो आपको यहाँ पे दिखा देना है। जैसे 10 में से 7 है वो 3 का यहाँ पे अंतर है, 7 में से 5 का 2 का अंतर है, 5 में से 4 का 1 का अंतर है। यहाँ पे जो अंतर है इसको आपको दिखा देना, ये हमारा हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा, यहाँ पे चार्ट बन जाएगा, ठीक है। चार्ट जब बन जाएगा तब आपको यहाँ पे एक तालिका बनानी है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे एक ग्राफ जो है आपका इस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा, इसे बोलते हैं आईसी कर्व, ठीक है। यहाँ पे आप जो है वाई वस्तु मान लेंगे, यहाँ पे एक्स वस्तु मान लेंगे, तो इस प्रकार से छोटा सा डायग्राम बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें डायग्राम में जो है आप बीच बीच में यहाँ पे ABCD आप लिख सकते हैं, ABCD करके इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसमें दिखाया जाता है कि जो आपका सीमांत जो प्रतिस्थापन ह्रासमान दर है ये धीरे धीरे घट रहा है, ठीक है, ये धीरे धीरे घटता हुआ दिखा रहा है आईसी कर्व को। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इसको बनाकर आप चार्ट में प्रदर्शित कर सकते हैं, पूरा अच्छा नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे देख पाएंगे छोटा सा यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एक्स अक्ष पे क्या मान लेते हैं आप, सेम मान लीजिए, ठीक है। डायग्राम बनाने का तरीका बताया गया है। एक्स अक्ष पे सेम मान लीजिए, वाई अक्ष पे जो है आप संतरा मान लीजिए, ठीक है। और फिर आईसी कर्व जो मैंने अभी आपको बताया था ये आईसी कर्व हो जाएगा आपका, ठीक है। आईसी कर्व ढलान के नीचे को गिरता हुआ और घुमावदार जो है आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये एमआरएस जो है घट रही है, यानी जो फिगर बनेगा वो आपका इस प्रकार से ऐसे बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे। तो यहाँ पे लिख दीजिए आईसी वक्र, ठीक है,
IC1 IC2 ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बना देंगे, बढ़िया नंबर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे 2 लाइन आप लिख सकते हैं कि ये नियम लागू क्यों होता है। तो जब तीव्र इच्छा की कमी होती है तब, जैसे कि जब हमारे पास कोई चीज़ कम होती है तो उसकी चाहत ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे से वह चीज़ बढ़ती है उसकी अतिरिक्त इकाई भी उपयोगिता हमारे लिए कम होने लगती है। जैसे आप नया नया फ़ोन लेंगे तो नया नया फ़ोन जब आप लेते हैं तो उसकी जो है आप कदर करेंगे, वैल्यू रखेंगे। जैसे मतलब आपके पास आईफोन नहीं है, ठीक है, आपके पास आईफोन नहीं है तो जब तक आईफोन नहीं है तब तक आपके अंदर चाहत होगी कि मेरे पास आईफोन हो जाए, लेकिन जैसे वो आईफोन आ जाएगा तो उसकी उपयोगिता धीरे धीरे कम होने लगती है। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आप ले सकते हैं कि वस्तुएं पूर्ण विकल्प नहीं है। वस्तुएं पूर्ण विकल्प का मतलब यह है कि सेब और संतरा एक दूसरे को पूरी तरह से विकल्प नहीं हो सकते हैं, इसीलिए हम जो है हम एक को पाने के लिए दूसरे को अनंत तक नहीं छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख के छोटा सा कहानी की तरह बना के अपने सेंटेंस भी बयां कर सकते हैं अगर आप फिगर समझ जाएंगे तो। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की औसत आगम, सीमांत आगम, कुल आगम में जो है आपको बताना है अंतर या उसकी परिभाषा बतानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कुल आगम, इसमें लिखेंगे टोटल रेवेन्यू जो है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। किसी वस्तु को बेचकर जो कुल धनराशि प्राप्त होता है उसी को कुल आगम कहते हैं। सिंपल सी बात है। यानी इसका फार्मूला होता है TR बराबर जो कुल मूल्य होता है, कुल मूल्य कितना है वस्तु का और कितना मात्रा जो है बेची गई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई मात्रा कर देंगे तो जितना मूल्य आएगा वो कुल आगम हो जाएगा। ठीक है, सिंपल परिभाषा है। आगे इसके बाद यहाँ पे डायग्राम में भी समझा देंगे, पहले परिभाषा आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, एक उदाहरण के तौर पे आप यहाँ देख लीजिए, यदि एक पेन है, ठीक है, एक पेन है 10 रुपये में जो है एक पेन बिक रहा है और 5 बिके हैं तो 50 रुपया क्या हो जाएगा टोटल, ये आपका TR हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू, कुल लागत आपकी कुल आगम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए औसत आगम जिसे बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू, यानी औसत आगम हो जाएगा। प्रति इकाई वस्तु से प्राप्त आगम को, यानी जो आगम हमारे पास पैसा आया है उसी को औसत आगम कहा जाता है। इसको निकालने के लिए फार्मूला होता है AR बराबर TR बटे जो मात्रा कुल होती है उस मात्रा से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे निकाल सकते हैं। वास्तव में कह सकते हैं जो AR होता है उसके बराबर जो कुल मूल्य होता है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पे दे सकते हैं जो TR था यानी 50 रुपये टोटल रेवेन्यू था, मात्रा कितनी थी 5 मात्रा थी, तो इसमें भाग देंगे तो आपका औसत जो कितना निकल जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे सीमांत आगम देखिए। सीमांत आगम इसको बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू, यानी MR से बोलते हैं इसे। यहाँ पे कह रहा है कि एक अतिरिक्त इकाई बेचने से टोटल रेवेन्यू में जो वृद्धि होती है उसे MR कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 4 पेन बेचने पर जो है 40 रुपया मिला, क्योंकि 10 रुपये का जो है पेन है तो यहाँ पे जो है आपका 40 रुपया यहाँ पे मिला है। ठीक है, और फिर 5वां जब पेन बेचा गया तो कितना हो गया, 5वां पेन बेचने पर यहाँ पे आपका हो गया 50 रुपया। तो इसमें जो है 50 में और 40 में अंतर कितने का है, 10 का है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एक अतिरिक्त इकाई जब बेचा जाता है तो कितना इनकम मिलता है। ठीक है, तो कितना मिलता है, 10 रुपये मिलते हैं। तो वही जो अतिरिक्त इकाई बेचने पर जितना मिलता है उसी को MR कहते हैं। ठीक है, MR ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से इसको आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली के 4 जो है बुराइयों के बारे में बताइए। तो वस्तु विनिमय मतलब कि विनिमय का मतलब होता है अदला बदली करना या लेन देन करना, और वस्तु यहाँ पे लेन देन करना है तो बुराइयां तो होंगी ही। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सी बुराइयां हैं। वस्तु के बदले वस्तु लेन देन की प्रक्रिया को वस्तु विनिमय कहा जाता है। इसकी बहुत सी बुराइयां हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सी बुराइयां हैं। पहला है दोहरे संयोग की समस्या। दोहरे संयोग की समस्या का मतलब ये है दोनों पक्षों को एक दूसरे की वस्तु चाहिए, यह जरूरी होता है। जैसे मान लो कोई जो है चावल लेना चाहता है, ठीक है, कोई चावल लेना चाहता है तो किसी के पास दाल है, किसी के पास दाल है और चावल लेना चाहता है, लेकिन वो दाल नहीं लेना चाहता है जिसके पास चावल है। तो यहाँ पे दोहरे वस्तु का जो है सहयोग होना चाहिए। समस्या हो जाती है कि उसको वस्तु चाहिए कि नहीं चाहिए। अगला है मूल्य मापन में कठिनाई। मूल्य मापन में कठिनाई का मतलब है कि वस्तु का सही से मूल्य तय करना कठिन हो जाता है कि वस्तु कितने की है। ठीक है, अगला यहाँ पे भंडार की समस्या। भंडार की समस्या का मतलब ये कि कई वस्तुएं जल्दी खराब हो जाती हैं, इसलिए उसके भंडार नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगला है स्थगित भुगतान में कठिनाई। स्थगित भुगतान में कठिनाई का मतलब ये है कि जैसे कि कुछ लोग सामान खरीदते हैं फिर कहते हैं भैया 10 दिन के बाद पैसा देंगे, तो वो जो भुगतान होगा उसको कठिनाई हो जाती है, दिक्कत हो जाती है कि कितना उसको दें। ठीक है, आगे इसके बाद जो है यहाँ पे उधार लेन देन में संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि उधार
ऐसा होता नहीं है। उदाहरण के तौर पे अगर बात करें तो उसमें अगर मोची को अनाज चाहिए और किसान को जूते नहीं चाहिए तो लेन देन असंभव हो जाएगा। ये इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ये बुराइयां हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, स्वायत्त विनियोग क्या है, इसकी भूमिका के बारे में बताइए। तो स्वायत्त विनियोग क्या है, इसके बारे में लिखेंगे, वह निवेश जो आय पर निर्भर नहीं करता है बल्कि सरकार, तकनीकी या जनसंख्या वृद्धि के कारण होता है, उसे स्वायत्त विनियोग कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो आप इसमें विशेषता में लिख सकते हैं, इसमें जो है आय स्वतंत्र है, ठीक है, स्थिर माना जाता है और ग्राफ क्षैतिज रेखा में होता है। क्षैतिज रेखा का मतलब होता है किस प्रकार से उसको ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे क्षैतिज रेखा में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या इसकी भूमिका है, तो यहाँ पे देखिए आर्थिक विकास को गति देता है, रोजगार भी बढ़ता है और मंदी से बाहर निकालने में सहायक होता है। मंदी का मतलब घाटा, जैसे घाटा हो गया तो उससे बाहर निकालने में सहायक होता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, कह रहा है कि सरकार द्वारा अगर सड़क, पुल या फिर स्कूल बनवाना है तो चाहे लोग आय कुछ भी हो उस प्रकार से वो अपना स्कूल जो कॉलेज वगैरह होता है बनवा देता है। ठीक है, आगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के बारे में आपको बताना है। तो जीएसटी में जीएसटी क्या है पहले ये बताएंगे। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। इसका जो है लागू जब किया गया था तो 1 जुलाई 2017 को ये लागू किया गया था और इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे कि एक देश एक कर, करों की बहुलता समाप्त हो गई और कर पर कर समाप्त हो गया और पारदर्शिता जो है यहाँ पे बढ़ी हुई है। आगे एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि पहले साबुन पर वैट, एक्सरसाइज, सर्वे टैक्स अलग अलग कर लगता था, वो अब यहाँ पे समाप्त करके केवल जीएसटी लगता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि भुगतान संतुलन के चालू खाते का अवयव क्या है, अवयव यानी तत्व क्या है। तो चालू खाते देश के दैनिक लेन देन को दर्शाता है। इसके प्रमुख अवयव यानी प्रमुख तत्व या विशेषता भी कह सकते हैं कौन से हैं, तो दृश्य व्यापार होता है। दृश्य व्यापार का मतलब वस्तुएं जो होती हैं आसानी से जो है लेन देन कर सकते हैं, इसमें निर्यात आयात जो है शामिल किया जाता है। वही बात करें जो अदृश्य वस्तुएं होती हैं, जैसे कि इसमें पर्यटन है, बीमा है, बैंकिंग है, ये सब क्षेत्र जो है अदृश्य व्यापार सेवा के अंतर्गत आते हैं। अगर वहीं आय के बारे में बात करें तो विदेश से मिलने वाले जो ब्याज होते हैं, जो लाभ होते हैं, वो इसमें आय को जोड़ दिया जाता है। वहीं अगर बात करें हस्तांतरण की तो यहाँ पे लिखेंगे जैसे उपहार है, अनुदान है, विदेश में काम करने वाले जो कि कमाई होती है उसको इसमें ऐड कर दिया जाता है। अगर उदाहरण के तौर पर बात करें, जैसे यहाँ पे कोई एनआरआई है, भारत पैसा भेजना चाहता है तो चालू खाते में हस्तांतरण जो है यहाँ से आसानी से हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आएगा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 3 जो है प्रश्न आपको लॉन्ग देखने को मिलेगा, इसमें से 25 नंबर क्वेश्चन जो है रहेगा, जैसे कि उपभोक्ता के संतुलन के विश्लेषण में प्रयुक्त सम सीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या कीजिए। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप अथवा करके जो है मांग से आप क्या समझते हैं, मांग को निर्धारित करने के जो तत्व हैं इसके बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन जैसे आएगा, पैमाने के प्रतिफल के नियम का सचित्र व्याख्या कीजिए। चित्र भी आपको बनाना है, या फिर जो है भारत में राष्ट्रीय की विभिन्न अवधारणाओं के वर्णन जो है इस प्रकार से करना है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस क्वेश्चन को मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूं, तो अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे आप उसे देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।